गजा में हमास ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और नेतन्याहू अब कह रहा है कि हमास के खत्म होने तक सीज फायर नहीं होगा। तो फिलहाल ऐसा लगता है सीज फायर की उम्मीदें वहां खत्म हो रही हैं। जर्मनी में क्रिसमस मार्केट में जिस तालिब अल अब्दुल मोशेन ने हमला किया था उसके बारे में बहुत बड़ा खुलासा है मेरे पास, सारी डिटेल लेके आऊंगा। नेतन्याहू के ऊपर देश के भीतर और देश के बाहर दोनों जगह गिरफ्तारी के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, यह भी एक बड़ी खबर है, इस पर भी डिटेल दूंगा। और रशिया में एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने, जिसके कारण बहुत सारी चीजें नए तरीके से देखने समझने की जरूरत है। यह और इससे जुड़ी हुई ढेर सारी डिटेल्स लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने दुनिया भर की खबरें लेकर। सबसे बड़ी जो खबर है और सबसे जरूरी खबर है जो आपको बताना बहुत जरूरी है कि किस तरह से झूठ फैलाया गया, किस तरह से जर्मनी में एक घटना हुई जिसमें तालिब अल अब्दुल मोशेन नाम का एक व्यक्ति जो डॉक्टर है, जो साइकेट्रिस्ट है, वो अपनी गाड़ी लेकर क्रिसमस मार्केट में घुस गया, जिसमें 2 लोगों के मारे जाने और 60 लोगों के घायल होने की खबर है। अब इस घटना के बाद जो इस्लामोफोबिया है वो फैलाया जाना शुरू हो गया। कहा गया कि यह आदमी सऊदी अरब का है, मुसलमान है और इसने जो किया वो सऊदी आतंकवाद है, मुस्लिम आतंकवाद है, वगैरह वगैरह। लेकिन 2 मिनट में इसकी हकीकत समझ में आ जाती है जब आप उस आदमी की वॉल पर जाते हैं, ट्विटर वॉल पे जाते हैं। आजकल किसी को पहचानना हो कि वो असल में कौन है तो उसके ट्विटर थोड़ी खंगाल लेनी चाहिए। ट्विटर खंगालने के बाद 3 चीजें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि यह अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है, यानी यह मुसलमान नहीं है, एक्स मुस्लिम है। दूसरी बात यह कि यह ज़ायनिस्ट है, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। इसके यहां तमाम ऐसी पोस्ट हैं जो इजराइल के समर्थन में लिखी हुई हैं। यहां तक कि सीरिया के कुछ गांवों पर जब कब्जा कर लिया इजराइल ने तो इसने यह लिखा कि ये लकी लोग हैं जो इजराइल के साथ रहेंगे। ग्रेटर इजराइल के समर्थन में इसकी पोस्ट है, फलस्तीनियों के खिलाफ इसकी पोस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कैसा आदमी है। और तीसरी बात कि सऊदी अरब लंबे समय से इस आदमी को वापस मांग रहा है, कह रहा है कि इसके खिलाफ केसेज हैं, सऊदी अरब में यह केस चलाना चाहता है, लेकिन जर्मनी की सरकार इसको वापस नहीं भेज रही थी। यानी बहुत सीधी सी बात है कि एक जायनिस्ट ने, एक इजरायली समर्थक ने जो किया जर्मनी के अंदर, जर्मनी में क्रिश्चियन मार्केट में कार लेकर घुस गया, 2 लोग मारे गए, 60 लोग घायल हुए, उसके लिए अब बदनाम दूसरों को किया जा रहा है। इजराइल की अपनी जो बदमाशियां हैं, अपनी शरारतें हैं, बहुत तरीके से सामने आती रहती हैं। अभी कल यानी 20 तारीख को अमेरिका की एक कोर्ट में फैसला आया है जिसमें एनएसओ, जो पेगासस नाम का स्पाईवेयर बनाता है, जो इजराइल की कंपनी है एनएसओ, उसके बारे में बिल्कुल साफ कहा गया है कि ये लोगों के मोबाइल हैक कर रहा था। 1500 लोगों के मोबाइल इसने केवल एक वीडियो कॉल करके, केवल एक व्हाट्सएप मिस्ड वीडियो कॉल करके हैक कर लिया था। यानी वीडियो कॉल आई, किसी ने उठाया भी नहीं और मोबाइल हैक हो गया। आप जानते हैं भारत के अंदर भी पेगासस को लेकर मामला है, लेकिन यहां तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हालत यह है कि आप जानते हैं आईसीजे ने वारंट निकाला हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ। पोलैंड में जो ऑश्विट्ज़ है, जहां यहूदियों को मारा गया था, उसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है और हर साल इजराइल से नेतन्याहू या जो भी वहां का लीडर होता है वो पहुंचता है। इस बार खबर यह है कि गिरफ्तारी के डर से नेतन्याहू वहां जा नहीं रहा है। उसको डर है कि अगर पोलैंड में गया तो वहां गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल गोदी मीडिया ऐसे दिखाती है कि दुनिया भर में नेतन्याहू की बड़ी इज्जत है, लेकिन खबरें आती रहती हैं जिससे समझ में आता है कि यूरोप के अंदर भी कई सारे देश इसकी हरकतों से परेशान हैं। पोलैंड के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर ये पोलैंड जाता है तो इसको डर है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आपको नॉर्वे के बारे में बताता हूं। नॉर्वे ने कहा है कि जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है उससे इजराइल को बाहर किया जाए क्योंकि उसने जेनोसाइड किया है। ऐसे ही स्लोवानिया नाम के देश ने कहा है कि यूरोविजन जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम से भी इजराइल को बाहर किया जाए क्योंकि उसने जेनोसाइड किया है। तो जो बात मैं बार बार कहता हूं कि आज कौन जीतता हुआ दिखता है, कौन हारता हुआ दिखता है, यह बड़ी बात नहीं है, लेकिन इजराइल लगातार पूरी दुनिया में बदनाम होता जा रहा है। पूरी दुनिया में यह एस्टैब्लिश हो रहा है कि इजराइल एक जेनोसाइडल देश है। और हार जीत का भी जहां तक सवाल है, आज की घटना को ले लीजिए।
2 दिन पहले इजराइल ने हमला किया था यमन के ऊपर, सना के ऊपर, और दावा किया था कि सना को तबाह बर्बाद कर दिया है। उसके पहले इंग्लैंड और अमेरिका दोनों ने हमला किया था। और आज की बात यह है कि सुबह सुबह यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी तेल अवीव के ऊपर, यानी सीधे इजराइल की राजधानी पर। अमेरिका ने थॉट दिया था मिसाइल्स को पहचानने के लिए कि मिसाइल्स को ट्रेस कर सके, रोक सके, और अपना तो उनका आयरन डोम है ही। ना आयरन डोम यमन की मिसाइल को रोक पाया, ना अमेरिका का थार्ड रोक पाया। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ, और इजराइल जो हमेशा यह कहता है कि रोक लिया गया, फला किया गया, इस बार उसको भी मानना पड़ा कि उसका सीधा डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है और 11 लोगों के घायल होने की बात बता रहा है। जबकि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अब क्या हुआ है मैं नहीं जानता, जो अखबारों में आया है वही आपको बता सकता हूं। 11 लोग अगर घायल होने की बात हो रही है, एक अखबार लिखता है लाइटली घायल हुए हैं, दूसरा अखबार लिखता है घायल हुए हैं, तो हकीकत में क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम का इतना सारा नाटक किया गया कि इतना शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है कि कोई कुछ कर नहीं सकता है, वो फेल होता नजर आता है। लगातार यमन दूसरी बार तेल अवीव पे हमला कर रहा है। कल परसों किया था, आज किया है। लगातार ये हमले हुए हैं, और ये हमले तब हुए हैं जब यमन को नेस्तनाबूद करने के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों की हकीकत यह है कि जो अमेरिकन शिप्स जाती हैं वहां से, यमन के बगल से जाती हैं, जिन पर यमन ने रोक लगाया हुआ है, जो अमेरिकन मैरीटाइम इमरजेंसी सर्विस है, यानी किसी भी तरह की इमरजेंसी आने पर, ये जो मैरीटाइम जो जहाजें होती हैं, इनमें किसी भी तरह की इमरजेंसी आने पर जहां फोन किया जाता है, उन फोन कॉल्स में 86% का इजाफा हुआ है, यानी लगभग डबल हो गई हैं। यह असर है यमन के हमलों का। अब अमेरिका यह प्लान कर रहा है, ट्रंप यह प्लान कर रहा है कि सोमालीलैंड, जो सोमालिया से अलग होकर बना था, उसको वो मान ले कि नया मुल्क है, उसको मान्यता दे दे। अब यह इसलिए कर रहा है, आप नक्शा देखेंगे तो सोमालीलैंड यमन से बिल्कुल लगा हुआ है। अमेरिका यह चाहता है कि सोमालीलैंड को वो मान्यता दे दे, और बदले में सोमालीलैंड वहां पर अपना आर्मी का बेस बनाने दे, इजराइल को आर्मी का बेस बनाने दे, अमेरिका को आर्मी का बेस बनाने दे, ताकि यमन के ऊपर यहां से वो सीधा हमला करके यमन को कंट्रोल कर सके। यानी एक जरा से देश यमन, अरब के सबसे गरीब मुल्क यमन को कंट्रोल करने के लिए वो सोमालीलैंड को मान्यता देने को तैयार है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। सोमालीलैंड को मान्यता देने का मतलब यह होता है कि वो मिस्र को भी नाराज करेगा और टर्की को भी नाराज करेगा। इजिप्ट का सोमालीलैंड के साथ अपना समझौता है, और टर्की का समझौता है सोमालिया के साथ। इन दोनों समझौतों पर असर करेगा अगर अमेरिका सोमालीलैंड को किसी भी तरह की मान्यता देता है। तो यह इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक मामूली से छोटे से देश यमन को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को कितनी जुगत भिड़ानी पड़ रही है। जिन लोगों को लगता है इजराइल लगातार जीत रहा है, दरअसल इजराइल लगातार अपने हाथ पांव फैलाते जा रहा है और अलग अलग जगह फंसता जा रहा है। इतने सारे उसने जंग के रास्ते खोल दिए हैं अमेरिका के भरोसे, और हर जगह वो फंसा हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं गजा का, जिस पर सबसे ज्यादा बात होती है। गजा में कल हमास ने दावा किया कि पिछले 77 डेज में, 77 दिनों में 60 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। बाकायदा तस्वीरें, वीडियोस वगैरह रिलीज की, जिनको मैं यहां पर नहीं दिखा सकता हूं। यह हकीकत है कि गजा के ऊपर इजराइल रोज हमला कर रहा है और रोज वहां के बच्चों को, वहां के औरतों को मार रहा है। लेकिन जहां सीधी जंग हो रही है, लगातार उसके लोग मारे जा रहे हैं। जबालिया कैंप को कब्जा करने की कोशिश में लगातार उसके लोग मारे जा रहे हैं, यह भी एक हकीकत है। अब नेतन्याहू यह कह रहा है कि जब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेंगे, तब तक सीज फायर नहीं होगा। और अभी 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी है कि हमास की सेना में, अल-कासम में सैकड़ों नए लड़के भर्ती हुए। कल तक यह हो रहा था कि सीज फायर हो जाएगा। कल मैंने आपको यह बात कही थी कि ब्लिंकन का जो बयान है उससे लग रहा है कि सीज फायर का शोर भले भी जितना हो, लेकिन इजराइल उसके लिए राजी नहीं है। और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि एक अमेरिकन नेगोशिएटर जो वहां के ऑफिसर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो चले गए। उन्होंने कहा कि कोई सीज फायर नहीं हो रहा है, सिर्फ इजराइल को खुश करने की कोशिश हो रही है। आज नेतन्याहू यह कह रहे हैं कि सीज फायर तब होगा जब हमास को पूरी तरह से खत्म कर लेंगे, यानी अगले 1000 सालों तक सीज फायर के होने की कोई उम्मीद नहीं है।
साल भर से ज्यादा वक्त से लगातार लड़ाई चल रही है। 14 महीने लगभग हो गए, 14-15 महीने लगभग हो गए, और लगातार कोशिशों के बावजूद आपने याह्या सिनवार को मार दिया, आपने हानिया को मार दिया, और भी कई लीडर्स को मारने के आप दावे करते हैं, लेकिन आज आप खुद मान रहे हैं कि अभी तक हमास को खत्म नहीं कर पाए हैं। यानी गजा के अंदर लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इतनी ज्यादा बर्बरता के बावजूद। तो गजा में लड़ाई आपकी खत्म नहीं हुई है। हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का आपका जो ख्वाब था वो भी पूरा नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह अभी फिलहाल किसी तरह का हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि 60 दिनों का वो वक्त देना चाहता है। 60 दिनों में इजरायली सेना पूरी तरह से, जैसा उसने वादा किया है, पीछे लौट जाए। वो नहीं चाहता है कि किसी तरह की जंग हो और लेबनान के लोगों को नुकसान हो, या जो भी वजह हो, ये तो उसका कहना है। अब जो भी वजह हो, फिलहाल लेबनान या आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह जंग में नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह खत्म हो गया है, हिजबुल्लाह के पास हथियार खत्म हो गए हैं, ऐसा दावा तो सिर्फ कोई बेवकूफ कर सकता है। ये जो यमन के हमले हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ 2-4 दीवारों को तोड़ने के लिए या 2-4 लोगों को मारने के लिए हो रहे हैं? नहीं, आप जानते हैं यमन के पास जो हथियार हैं वो ईरानी हथियार हैं, और यमन रेजिस्टेंस का हिस्सा है। ये जितनी मिसाइलें वहां पर जा रही हैं वो सारी ईरान के लिए इंफॉर्मेशन की तरह काम कर रही हैं। ईरान जांच कर पा रहा है कि किस तरह की मिसाइल उनके एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ में आएगी और किस तरह की मिसाइल उनके एयर डिफेंस सिस्टम के पकड़ में नहीं आएगी। मैं बार बार यह कह चुका हूं कि ईरान के पास सिर्फ 2 रास्ता है। एक रास्ता यह है कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने झुक जाए, और दूसरा रास्ता यह है कि एक फाइनल जंग के लिए तैयार रहे, क्योंकि सीरिया से लेके बाकी सब जगहों पर जितना कुछ हो रहा है, असल में निशाना अगर कोई है तो वो ईरान है। तो यमन से जो मिसाइलें जा रही हैं, ईरान बड़े कायदे से इजराइल के अंदर तक जासूसी और बाकी सारी चीजें इसके थ्रू कर पा रहा है, अंदाज लगा पा रहा है कि किस तरह की मिसाइलें कहां तक, कितनी दूर तक उनके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा करके जा सकती हैं। तो यमन में फंसा हुआ है, ईरान से फंसा हुआ है, हिजबुल्लाह से फंसा हुआ है। सीरिया में इनको लग रहा है कि असद को गिरा लिया तो सब कुछ हो गया, और सही बात है। इजराइल सीरिया में जिस तरह घुसता चला गया, कल की बात मैं आपको बताऊं कि इजराइल ने किसी गांव पर कब्जा करने की सीरिया की कोशिश की, वहां के लोगों ने उसकी मुखालिफत की, तो इजराइल के लोगों ने उनको गोली चला दी और कहा कि यह हमारे सिक्योरिटी के लिए थ्रेट थे। उनके मुल्क में घुस के उनके गांव पे कब्जा कर रहे हैं, और वो आपकी सिक्योरिटी पे थ्रेट है या आप उनकी सिक्योरिटी पे थ्रेट है। उधर टर्की लगातार यह बात कह रहा है कि इजराइल का जो कब्जा है सीरिया में वो इल्लीगल है। हालांकि टर्की और अर्दोगान के ऊपर तो शायद ही खुदा भी भरोसा करता होगा, भगवान भी शायद उनके ऊपर भरोसा नहीं करता होगा, किसी और का भरोसा तो खतरनाक है ही। लेकिन कह तो रहा है लगातार, और कहने के पीछे उसका अपना रीजन यह है कि सीरिया पे वो अपना कंट्रोल चाहता है। उसका कहना है कि सीरिया में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें टर्की अपना रोल निभाएगा। अमेरिका से वो कह रहा है कि कुर्दों को जो समर्थन आप दे रहे हो वो समर्थन देना बंद कर दो, और अमेरिका के समर्थन वाले जो कुर्दिश हैं, कुर्दिश वॉरियर्स हैं, और जो टर्की के समर्थन वाले लड़ाके हैं, उनके बीच में लड़ाई लगातार चल रही है। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि वहां भी किसी तरह की शांति नहीं है, लगातार लड़ाई चल रही है। दरअसल सबको अपने अपने कब्जे की पड़ी है, सबको अपने अपने फायदे की पड़ी है। और सीरिया में जो हालात बने हैं, मैं आपको बताऊं कि जल जलानी के ऊपर जो $10 मिलियन का इनाम अमेरिका ने रखा था कि कोई उसको पकड़ के ले आएगा तो हम $10 मिलियन का इनाम देंगे, वो इनाम अचानक वापस ले लिया गया। लेना ही था, जब उनका काम, अमेरिका का काम जुलानी कर चुका है, तो इनाम किस बात का? अब तो अमेरिका के अधिकारी जा रहे हैं, जुलानी से मिल रहे हैं, और दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। लेकिन सीरिया अपने आप में लगातार परेशानियों का सबब बना रहेगा। कल मैंने आपको बताया था कि वहां के लोग सड़क पर आकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहां पर एक सेकुलर गवर्नमेंट बने, वहां पर हमें आईएसआईएस की गवर्नमेंट, आईएसआईएस जैसे नियम कानून वहां हमें नहीं चाहिए। वहां कुर्दों के बीच में और टर्की के बीच में लगातार लड़ाई चल रही है। इराक में खतरा है कि आईएसआईएस के लोग घुस सकते हैं, और इराक ईरान से बिल्कुल लगा हुआ है। ईरान कह चुका है कि अगर आईएसआईएस के लोग इराक में घुसेंगे तो हमारी सेना सीधे उनका मुकाबला करेगी। तो सीरिया और वो वाला इलाका अपने में फंसा हुआ है। यमन लगातार हमला कर रहा है। गजा में अगर होस्टेज डील नहीं होती है, ये कह रहे हैं हमास को पूरी तरह से खत्म करने के बाद सीज फायर करेंगे। अरे हमास खत्म होगा तो जो आपके होस्टेज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। क्या खत्म होने से पहले होस्टेजेस को वो जिंदा छोड़ देगा? यानी बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं कि हमें होस्टेजेस वापस नहीं चाहिए। तो वहां लड़ाई चल रही है, खुद मान रहे हैं कि अभी तक हमास को खत्म नहीं कर चुके।
60 दिन का इंतजार कर रहा है हिजबुल्लाह। जाहिर तौर से इस पीरियड में वो अपने आप को फिर से मजबूत करने, अपनी जो कड़ियां बिखरी हुई हैं उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा। सीरिया से जो सप्लाई लाइन उसकी बंद हुई है उसके अल्टरनेटिव ढूंढेगा और ये सारा कुछ होगा। तो ट्रंप साहब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मेरे आने से पहले हर जंग खत्म हो जानी चाहिए, जो माहौल बन रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ये जंगें खत्म होने वाली नहीं है। अभी जब मैं शूट करने के लिए बैठा था ये वीडियो तो अचानक खबर आई कि यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। ये 9/11 टाइप का हमला है, बड़ी बिल्डिंग रशिया में गिरी है। आपको क्या लगता है कि रशिया इसके बाद खामोश होकर बैठ जाएगा? पहले ही कीव और दूसरे इलाकों में रशिया जबरदस्त बवाल मचाए हुए है और इस हमले के बाद फिर से वो भी लड़ाई बढ़ेगी। जबकि कहा यह जा रहा था कि ट्रंप के आने के बाद यूक्रेन और रशिया में समझौता हो सकता है, लेकिन इतने हथियार यूक्रेन को दिए जा चुके हैं कि वो पागल आदमी जो जेलेंस्की है वो इसका उपयोग तो करेगा ही, कर ही रहा है। जाहिर है उधर भी जंग बढ़ेगी, जंग इधर भी बढ़ेगी। तो ट्रंप बातें कितनी भी कर ले, लेकिन अमेरिका दुनिया में इतनी आग लगा चुका है जिसकी आग में दुनिया का देर तक जलते रहना बिल्कुल लाजिम है। नेतन्याहू नाम का एक ऐसा शैतान उन्होंने पैदा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है इजराइल में। अगर नॉर्मलेसी होती तो अभी तक इलेक्शन हुआ होता, और इलेक्शन की हालत यह है कि सिर्फ 22% लोग ऐसे हैं इजराइल के जो नेतन्याहू के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आर्मी के ऊपर ट्रस्ट करने वाले भी 75% हैं। 25% लोग ऐसे हैं जो आर्मी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। मुकदमा चल रहा है। बाहर निकलने पर, जैसा मैंने पोलैंड का बताया, बाहर निकलने पर जेल जाने का अपना खतरा है, और अपने मुल्क में जो मुकदमा चल रहा है, बीबी फाइल जो आई है, उसमें फंस के जेल जाने का खतरा दूसरा है। लगातार कहा जा रहा है कि इजराइल सेफ है बिल्कुल, और जब कहता है ये इजराइल सेफ है, कहीं ना कहीं से एक मिसाइल आके गिर जाती है। नतीजा यह कि इजरायली 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजराइल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कल की क्रेडिल की रिपोर्ट है कि लगातार लोग वहां से घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इजराइल छोड़ के दूसरे मुल्कों में बस रहे हैं। दरअसल दूसरे मुल्कों के ही हैं, इजराइल में तो एक एक्स्ट्रा घर रखते हैं, क्योंकि हर यहूदी को इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। तो जब अच्छे वक्त होते हैं तो होते हैं, जब बुरे वक्त होंगे तो वो उठ के चले जाएंगे। तो जिस तरह से हजार बवालों में इजराइल को फंसाया हुआ है नेतन्याहू ने, आज भले लग रहा हो कि वो जीत रहा है, लेकिन लंबे दौर में ये उसके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, और सिर्फ नेतन्याहू के लिए नहीं, पूरे इजराइल के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। तो फिलहाल ये हालात हैं। फिलहाल कहीं कोई शांति, कहीं कोई अमन, कहीं कोई पीस दिखाई नहीं देता। हमास के साथ जो सीज फायर की बात चल रही थी उस पर भी कोई खास अपडेट नहीं आई है, और फिलहाल यही लगता है कि 20 जनवरी के पहले शायद ही सीज फायर हो सके, जबकि 4 दिन 5 दिन पहले जिस तरह की खबरें आ रही थी, मुझे भी लग रहा था कि शायद हफ्ते 2 हफ्ते में सीज फायर हो सके। लेकिन मैंने हर बार यह बात कही कि इजराइल हर बार फच्चर फंसाता है, अगर इस बार भी फच्चर फंसाया तो फिर सीज फायर नहीं होगा। और बीबी का जो कल का बयान है, नेतन्याहू का जो कल का बयान है, और उसके पहले सार का जो बयान था, जो नया मंत्री उसने बनाया है, उसका जो बयान था कि अगर समझौता हो भी जाता है तो गजा की जो सिक्योरिटी होगी वो हमारे हाथ में होगी। अगर दोनों बयानों को जोड़ के देखें तो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल 2-4 दिन 5 दिन में किसी तरह के सीज फायर की कोई उम्मीद है। अब ट्रंप किस तरह से हस्तक्षेप करता है इस पर डिपेंड करता है, और हमास भी लड़ने के लिए लगातार तैयार दिख रहा है। इन हालात में आगे क्या होता है, जैसे जब भी होगा अपडेट होगा, मैं लगातार करता रहूंगा। मेरी कोशिश होती है कि मिडिल ईस्ट का एक आईना अपने इस प्रोग्राम में आधे घंटे में, 15-20 मिनट, आधे घंटे में एक आईना आपके सामने पेश कर सकूं। अगर आपको लगता है कि यह जरूरी है, अगर आपको लगता है कि इस तरह की चीज लगातार आनी चाहिए, अपडेट्स लगातार आने चाहिए, तो कमेंट्स में मुझे बताइए। अगर आपको लगता है कि अब काफी वीडियोस बना चुका हूं, इसको बंद कर देना चाहिए, तो वो भी कमेंट में बताइए। और अगर ये काम आपको जरूरी लगता है तो जुड़िए हमारे साथ। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, आप हमारी टी-शर्ट्स खरीद सकते हैं, आप हमें सीधे मदद कर सकते हैं, और अगर कुछ न करना चाहें तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, और वीडियोस को उन लोगों तक भेज सकते हैं जहां तक इनका पहुंचना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।